हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आइए हिंदी साहित्य की अपनी जो सीरीज है कंटिन्यू करते हैं। 2000 प्रश्नों की पूरी सीरीज रहेगी। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और साथ ही साथ जो अपनी काव्य के जो काव्यांश वाला जो भाग है उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे इसमें। तो देखो, आज की जो क्लास है इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो शामिल किए हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आज का हमारे सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। बिस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो बिस्कोहर की माटी बच्चों लिखा है पाठ, इसमें वो बताते हैं कि ग्रामीण जीवन में जो छोटी मोटी बीमारियां होती थी उसके उपयोग के लिए वो क्या करते थे। दवाइयां तो लेते नहीं थे, शहरों की तरह दवाइयां तो गांव में मिलती नहीं थी, तो वो किस चीज का उपयोग करते थे? आंसर देना है आपको। जो जो प्रश्नों का आंसर आता है फटाफट से आप देते जाइएगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है और बहुत जल्दी से अब जो है वो अपन रिवीजन आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन एक है कि प्रकृति से प्राप्त फूल और पत्तियों का प्रयोग करते थे, देवी देवताओं के तंत्र मंत्र करते थे, झाड़ू फूंक में अंधविश्वास रखते थे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं करते थे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि वो क्या करते थे कि प्रकृति से प्राप्त जो फूल होते थे, जो पत्तियां होती थी, उनका प्रयोग करके उन बीमारियों का इलाज करते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन एक। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न। देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? जयशंकर प्रसाद के 5 नाटकों के नाम तो अपनी किताब में लिखे हुए हैं, आपको बताना है उसमें से देवसेना का जो गीत है वो किस नाटक से लिया है। ऑप्शन एक है अजात शत्रु नाटक, ऑप्शन दो है स्कंदगुप्त नाटक, ऑप्शन तीन है चंद्रगुप्त नाटक और ऑप्शन चार है ध्रुव स्वामिनी। तो बच्चों, राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन ब, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसी तरीके से जो कार्नेलिया का जो गीत है वो प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब और कहां हुआ था? विश्वनाथ त्रिपाठी जो हमारा अध्याय है बिस्कोहर की माटी, उस वो जो लिखा है इन्होंने, तो वहां पे अपने गांव के बारे में इन्होंने पूरा वर्णन किया है, अपने बचपन के बारे में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी है बच्चों, इसमें से आपको सही जवाब बताना है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, 1931 में बिस्कोहर उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कि पत्नी की प्रेरणा से निराला की रुचि किस क्षेत्र में पैदा हुई? निराला पहले साहित्यिक क्षेत्र में और इनकी इस प्रकार की रुचि रही थी। जब उनकी शादी हो गई तो इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही विदुषी महिला थी, तो उनकी प्रेरणा से निराला जो है वो साहित्य के क्षेत्र में आया और निराला जो है वो संगीत के क्षेत्र में उनकी रुचि उत्पन्न हुई और बाद में इन्होंने साहित्यिक रचना शुरू करी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में इन पत्नी की प्रेरणा से निराला साहित्य में आए थे। और इनके लिए जो है बाद में जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, इनके परिवार के कई सदस्य काल कवलित हो जाते हैं, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में निराला ने जीवन जिया था और अपनी अपना सिलेबस है उसमें इनकी जो पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसके विवाह की स्मृति को याद करके लिखते हैं सरोज स्मृति गीत। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे अलंकार कौन सा होता है? तो बच्चों, जहां उपमेय क्या होता है कि जिसके साथ तुलना की जा रही है, और उपमान क्या होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है। तो अब देखो, यहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, मतलब वहां समानता नहीं है, भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता दर्शाई जाए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक उदाहरण देकर के समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आपको इसी तरीके से सारे के सारे ये जो अलंकार है वो सारे ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। अभी हम इसका एक उदाहरण लेंगे आपको कि किस तरीके से करना है। तो देखो क्या अगला क्वेश्चन है कि निराला की सरोज स्मृति कवितांश किस भाव पर केंद्रित है? मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य केंद्रीय भाव क्या है सरोज स्मृति का? इनकी पुत्री है, इनकी पत्नी है, इनकी प्रेसी है या इनकी माता है? तो टोटली हमने जो कविता पढ़ी है उसमें अपने पुत्री के विवाह के बारे में लिखते हैं, तो वो उसका केंद्र बिंदु उनकी पुत्री है, सरोज है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा सातवां है, कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि पिछला जो हमने प्रश्न देखा था ना कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमेय के साथ उपमान की समानता दर्शाने के लिए या उपमेय में उपमान का भाव आरोपित कर दिया जाता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां पर भी यही परिभाषा है। राइट आंसर तो रहेगा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, पहले तो ये समझना है। अब कैसे है तो देखो, लक्षण क्या होता है कि जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, मतलब समानता दर्शाई जाती है, एक्चुअल में समानता नहीं है लेकिन समानता दिखाई जाती है, या फिर वहां पे ऐसी कल्पना कर ली जाती है कि उपमेय और उपमान दोनों समान होते हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उक्त पंक्तियों में आंसुओं से पूर्ण उत्तरा के नेत्र उपमेय है, जिसमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस के कणों की कल्पना की गई है, अतः इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे जो कमल की जो पंखुड़ियां है ना, जो फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसके ऊपर जो ओस की बूंदें गिरी हुई है, तो अब कवि कल्पना कर रहा है कि जिस तरीके से नेत्रा की के नयन जो है आंसुओं से जो भरे हुए होते हैं, उस पे आंसुओं की जो बूंदें हैं वैसी की वैसी बूंदें इस कमल की इस पंखुड़ियों पर है, तो इसलिए यहाँ पे समानता दर्शाई गई है। एक्चुअल में अलग अलग चीज है दोनों, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आठवें प्रश्न में क्या लिखा है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम एक अपठित काव्यांश कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अपठित काव्यांश भी आएंगे, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट काव्यांश लिया गया है, आ सकता है आपकी परीक्षा में, और इसी के अपन नीचे प्रश्न करेंगे 6 प्रश्न, क्योंकि 6 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको देखो, पहले तो पढ़ लेते हैं और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं कि ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली पढ़ते हैं फिर प्रश्न करते हैं। तो आगे देखो लिखा हुआ है कि शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नहीं जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो देश के प्रहरियों को, देश के सैनिकों को संबोधित करते हुए कवि ने ये पंक्तियां लिखी है और उसे सजग रहने का उसे जो है वो आह्वान किया गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या रहेगा? पहरुए सावधान रहना, ये इसका शीर्षक रह जाएगा, या फिर सैनिकों की प्रेरणा, ये अपना रहेगा इसका शीर्षक। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न में लिखा है कि आगे कठिन डगर है, में पंक्ति में डगर से क्या तात्पर्य है? आगे कठिन डगर है मतलब हमने जो उपलब्धि प्राप्त करी है, अब हम आगे जिस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे उस पर बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली है। डगर का मतलब होता है रास्ता। तो क्या कहा है कि शत्रु पर हमने विजयश्री प्राप्त कर ली है, हमने जीत प्राप्त कर ली है, किंतु वह कभी भी धोखा कर सकता है, इसीलिए आगे का रास्ता कठिन है। तो डगर का मतलब होता है रास्ता, पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि जनगंगा में ज्वार पंक्ति में कवि के भाव बताइए। जनगंगा में ज्वार से क्या तात्पर्य है? तो सैनिकों के कर्तव्य पालन से लोगों के दिलो दिमाग में उत्साह की भावना भर गई है, इसे कवि ने कहा है कि जनगंगा मतलब जन समूह में ज्वार का मतलब उफान, ज्वार का मतलब भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति, तो ये यहाँ पे कवि ने इसे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न है कि कमजोर हमारा घर है, पंक्ति में कमजोर से कवि का क्या आशय है? कवि अपने घर को कमजोर क्यों बता रहा है? तो देखो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अभी तक हमारा देश विपन्नता से युक्त है, गरीबी से युक्त है। अब तो फिर भी स्थितियां बहुत अच्छी हो गई है। शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था, कई वर्षों तक देश के पास खाद्यान्न की भयंकर कमी थी, हर चीज की किल्लत थी। कभी अमेरिका की तरफ हाथ जो है वो फैलाते थे, कभी रूस की तरफ हाथ फैलाते थे। तो ये ऐसे हालात थे और उस जमाने में ये कविता लिखी हुई है, इसीलिए इसकी संपन्नता के लिए सावधान रहना, गुलाम बनाए रखा अंग्रेजों ने हमको। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा
पांचवा प्रश्न है कि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, कवि ने शत्रु किसे बताया है और क्यों बताया है? तो देखो कि कवि ने शत्रु अंग्रेजों को बताया है, जिन्होंने हमें लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा था। तो ये हमारे शत्रु हुए और आगे भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी छायाओं का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा पांचवा, पहरुए सावधान रहना में कवि ने किसे क्या संबोधित किया है? तो कवि ने पहरुए को संबोधित किया है। पहरुए का मतलब होता है प्रहरी, पहरुए का मतलब होता है जो रक्षक होते हैं। तो कवि ने कविता में देश के सुरक्षा प्रहरियों को संबोधित किया है, सावधान किया है, अर्थात सचेष्ट रहने की बात जो है वो कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये तो 6 प्रश्न हुए, तो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो अपने अपठित पद्यांश में से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत का मूल भाव या आशय स्पष्ट कीजिए। अब ये ऐसे प्रश्न है कि अगर इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आपकी परीक्षा में लिखा आ गया, पूछा गया, तो आप आराम से उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देवसेना का जो गीत है उसका मूल भाव क्या है? मूल भाव या आशय यह है कि व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों में निराशा और वेदना अगर मिले तो भी उसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उससे हमें पछतावा होता है, उसमें हम सफल नहीं हो पाते, पर हमें लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ना है, हमें कभी भी निराश नहीं होना है। कवि ये कहता है कि अपनी समस्त दुर्बलताओं का सामना करके संघर्ष पूर्वक जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। जैसे देवसेना ने अपने जीवन में कुछ संकल्प किए थे, देश राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था, साथ ही साथ उसका स्कंदगुप्त से उसने स्कंदगुप्त के बारे में जो कल्पनाएं करी थी वो उसे प्राप्त नहीं कर पाई, तो अंत में वो विदा लेना चाहती है जीवन से, लेकिन संघर्ष किया उसने, हार नहीं मानी उसने, किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाया, वो अपना कर्तव्य करती रही। तो हमें क्या करना है कि वेदना और कष्ट के क्षणों में हार न मानकर सदा अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। ये इसका केंद्रीय भाव है देवसेना का गीत का। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सातवां नहीं 10वां प्रश्न है कि बिस्कोहर की माटी पाठ के कथ्य का विश्लेषण कीजिए। बिस्कोहर की माटी जो पाठ है इसका मूल भाव क्या है? या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में किसकी आत्मकथा है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक प्रकार से इसका केंद्रीय बिंदु हो गया। मतलब ये है कि भाई कोई भी प्रश्न आ सकता है कि उसका मूल भाव क्या है, संदेश क्या है। बच्चों को ये पाठ जब पढ़ाया जाता है तो आखिर क्या संदेश देना चाहता है लेखक या कवि, ताकि इस पाठ के माध्यम से। तो अगर हम बात करते हैं बिस्कोहर की माटी, तो बिस्कोहर की माटी नामक पाठ है विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? नंगा तलाई का गांव। ये उसका एक अंश है, इसका एक छोटा सा हिस्सा इसमें लिया गया है। इस पाठ के कथ्य का विश्लेषण इस प्रकार है, देखो क्या है कि गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया है। यहाँ पे लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने गांव का जो दृश्य है, अपने गांव की जो प्राकृतिक चीजें हैं, तालाब का वर्णन किया है, वहां पर उगने वाले पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है उसका वर्णन किया है, अपने घर के आसपास का और अपने स्वयं का माहौल कैसा है उसका वर्णन किया है। तो लेखक ने गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। विभिन्न पहलुओं का वर्णन, लेखक ने ऋतु परिवर्तन से गांव में होने वाली दिक्कतों का सजीव वर्णन किया है, जैसे बारिश के मौसम में चारों तरफ कीचड़ गंदगी, वो सब कुछ बताया है। माँ की ममता का चित्रण भी लेखक ने किया है कि लेखक ने बतख के माँ रूप को देखकर माँ की ममता का सजीव चित्रण किया है कि किस तरीके से बतख अपने अंडों को जो है वो सहेज करके रखती है और वैसे वैसे फिर अपनी माँ की तुलना भी करते हैं। स्त्री के प्रति किशोरपन में उपजे नैसर्गिक भाव का चित्रण भी उन्होंने किया है कि 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देख करके मन में उठे बसे भावों को, संवेगों के अमित प्रभाव और उसकी मार्मिक अनुभूति का वर्णन जो है वो किया है। तो मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर आ गई, लेखक ने किन किन चीजों का वर्णन किया है, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। और इनकी आत्मकथा का नाम था नंगा तलाई का गांव। तो ये उसका एक छोटा सा अंश जो है वो इसमें दिया हुआ है।
तो बच्चों आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो सीरीज है, ये कंप्लीट सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारे ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज। मैं थोड़ा सा आज स्पष्ट रूप से लिखूं क्योंकि कई बच्चे कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर आप जो ऐप बता रहे हैं वो हमें मिलता नहीं है। तो ऐप ये है एजुकेशन राइज, है ना, एजुकेशन RISE राइज। अगर फिर भी आपको ये ऐप नहीं मिले प्ले स्टोर पे, तो आप हमारा एक नंबर है, इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना 9079622989। इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे जितने भी लिंक हैं, जैसे इस ऐप का लिंक है, हमारे वेबसाइट का लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, कोर्सेज के लिंक है, वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो एक एक लिंक पे क्लिक करके, है ना, उस पे ऊपर नाम लिखा हुआ मिलेगा कि ये किसका लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप उन सारी चीजों तक पहुंच सकते हैं। बच्चों ये जो हमारा ऐप है, इस ऐप में हम आपको अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट का अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो ओनली 99 रुपये में हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, केवल 99 रुपये फुल वैलिडिटी के साथ में। और इस कोर्स में आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट किसी सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहीं पर आपको बच्चों मिलेंगे जो MCQs होते हैं प्रत्येक चैप्टर के, ये आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे PDF के रूप में, और वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको हमारे इस ऐप में मिलेगी। फुल कोर्स के अलावा हमारे पास केवल नोट्स अगर आपको चाहिए तो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। केवल आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है अगर, तो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको मॉडल पेपर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं बच्चों। तो ये मॉडल पेपर्स जो है, ये आपको मॉडल पेपर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज हमने 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप है एजुकेशन राइज, RISE। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आगे वाली जो तो बहुत ही जल्दी आपको एक नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है, उसके लिए आते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।